फ्लिपकार्ट भारत में सबसे पॉपुलर और लीडिंग ई कॉमर्स कंपनीज में से एक है। आज के समय में फ्लिपकार्ट की जो वैल्यू है वो है लगभग 37.6 बिलियन डॉलर की। और साथ ही साथ फ्लिपकार्ट ग्रुप में मिंत्रा प्लस फ्लिपकार्ट प्लस जबोंग ये सभी कंपनीज आती हैं। लेकिन सिर्फ हम बात करने वाले हैं फ्लिपकार्ट की। तो अगर हम इन सभी कंपनीज की पूरे कंबाइंड मार्केट शेयर बताने लग जाए तो पूरे फ्लिपकार्ट ग्रुप की जो मार्केट शेयर हो जाएगी वो लगभग हो जाएगी 62% तक की। और 2016 में इसी फ्लिपकार्ट की वैल्यू लगभग 20 बिलियन डॉलर की थी। और तब एक अमेरिकी कंपनी जिसका नाम था वॉलमार्ट, उसने फ्लिपकार्ट को 77% तक के स्टेक को खरीद रखा था मात्र 16 बिलियन डॉलर में। और आज के समय में वॉलमार्ट फ्लिपकार्ट को ओन करता है। साथ ही साथ वॉलमार्ट के बाद मतलब कि फ्लिपकार्ट के पास 400 मिलियन से अधिक कस्टमर बेस है और 150 मिलियन से अधिक प्रोडक्ट है जो कि फ्लिपकार्ट सेल करता है। इसके साथ फ्लिपकार्ट ही एक ऐसी कंपनी है जो कि अमेज़ॉन इंडिया को टक्कर देती है। इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ई कॉमर्स की इंडस्ट्री में अमेज़ॉन को फ्लिपकार्ट ही सबसे ज़्यादा अधिक कॉम्पिटिट करता है, जो कि हमारे भारत की कंपनी थी जिसे मात्र 4 लाख रुपये से शुरू किया गया था। जी हाँ, मात्र 4 लाख रुपये से इस स्टार्टअप का शुरू किया गया था और आज इसकी जो वैल्यूएशन है वो लगभग है 37.6 बिलियन डॉलर की। तो यह इतनी छोटी कंपनी इतनी बड़ी कंपनी बनी कैसे, यह जानने के लिए आपको इस कंपनी के पास्ट में जाना होगा। आइए जानते हैं कि कैसे ये कंपनी 4 लाख से कैसे 37 बिलियन डॉलर तक पहुंची। तो शुरुआत होती है साल 2007 से, जब दो दोस्तों ने मिलकर फ्लिपकार्ट की शुरुआत की थी और दोनों IIT दिल्ली से ग्रेजुएशन ली थी। लेकिन उनके बैचेस अलग अलग थे, इसी वजह से वे दोनों क्लासमेट तो नहीं थे। लेकिन इन दोनों की जो मुलाकात थी वो अमेज़ॉन में हुआ था। मतलब ये दोनों अमेज़ॉन के लिए काम करते थे, ये दोनों अमेज़ॉन के एम्प्लॉय हुआ करते थे। और जो सचिन बंसल थे उनके पास बड़े बड़े आइडियाज़ आते थे, उनके दिमाग में हमेशा बड़े बड़े आइडियाज़ आते थे और साथ ही साथ वो लॉन्ग टर्म विज़न रखते थे। मतलब एक ये विजनरी पर्सन थे। लेकिन जो विनी बंसल जी थे वो हमेशा काम को इम्प्लीमेंट करने पे ज़्यादा भरोसा रखते थे। वो कुछ भी प्रोजेक्ट उनको दे दिया जाए तो वो उस काम को हमेशा इम्प्लीमेंट करने में ज़्यादा विश्वास रखते थे। और जब दोनों आपस में मिले और सचिन ने आइडियाज़ को समझाया तब जाकर फ्लिपकार्ट की शुरुआत हुई। और उन्होंने इस बिजनेस में 4 लाख का इन्वेस्टमेंट किया जिससे कि एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाया जा सके। और फिर उस प्लेटफॉर्म पर उन्होंने बुक सेल करना शुरू कर दिया। फिर जाके 1 साल बाद फ्लिपकार्ट ने अपनी पहली ऑफिस बेंगलोर में खोली और वहाँ के बुक रीडर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा फ्लिपकार्ट पॉपुलर होने लगा। और इसी पॉपुलैरिटी की वजह से फ्लिपकार्ट को अपनी पहली इन्वेस्टमेंट मिली जो कि एसएल पार्टनर ने 1 मिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट लगाई थी। तब उस समय फ्लिपकार्ट के पास मात्र 150 स्टाफ मेंबर्स थे और उनके पास सिर्फ 3 ही ऑफिस थे, एक दिल्ली में, एक बेंगलोर में, एक मुंबई में। और इस साल के अंत तक मतलब 2009 के अंत तक फ्लिपकार्ट ने 40 मिलियन के वर्थ की बुक्स को सेल कर डाला। हालांकि इंडियन कस्टमर उस समय पर ऑनलाइन शॉपिंग करने में ज़्यादा कंफर्ट नहीं थे, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 24 आवर इंटू 7 डेज मतलब 24/7 कस्टमर सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड की। और फिर 2010 में टाइगर ग्लोबल फर्म ने फ्लिपकार्ट में 10 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट की और यहीं से फ्लिपकार्ट बुक्स के साथ साथ मोबाइल को भी ऑनलाइन सेल करना शुरू कर दिया। पर शुरू में ज़्यादा अच्छा रिस्पांस नहीं मिला जब वो मोबाइल को सेल करने लगे। तब जाकर फ्लिपकार्ट ने कैश ऑन डिलीवरी का इनिशिएटिव लिया। पूरे भारत में सबसे पहले कैश ऑन डिलीवरी वाला सिस्टम लाने वाला फ्लिपकार्ट ही था, जिससे लोगों में बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट गेन होने लगा और इसी की वजह से फ्लिपकार्ट की बिज़नेस बहुत ही तेज़ी से ग्रो होने लगी। ठीक अगले साल मतलब कि साल 2011 में फ्लिपकार्ट ने टोटल 750 मिलियन की रेवेन्यू जनरेट की थी। और उसी समय उन्होंने एक डिजिटल कंटेंट प्लेटफॉर्म जिसका नाम मीमे 360 था उसको एक्वायर कर लिया। और उसी साल फ्लिपकार्ट ने अपनी कंपनी को ऑफिशियली रजिस्टर भी करवाया। उसके बाद साल 2012 में फ्लिपकार्ट ने अपनी पहली म्यूजिक स्ट्रीमिंग सर्विस को लॉन्च किया जिसका नाम था फ्लाइट। लेकिन इस बिजनेस में वो सफल नहीं हुए और तब फ्लिपकार्ट ने लेट्स बाय को, जो कि एक ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक रिटेलर था, उसको बाय कर लिया। और इसकी वजह से फ्लिपकार्ट के बिजनेस को बहुत ही अच्छा बूस्ट मिला और तब तक फ्लिपकार्ट हर एक दिन में लगभग 1 लाख से अधिक बुक सेल कर देता था और पूरे इंडिया का सबसे टॉप ऑनलाइन रिटेलर बन चुका था। और यहीं से बात आती है 2013 में। 2013 ही वो साल था जब अमेज़ॉन ने इंडियन मार्केट में एंट्री की थी और फ्लिपकार्ट ही उनका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर था। और फिर 2014 में फ्लिपकार्ट ने अपने पुराने इन्वेस्टर जो कि टाइगर ग्लोबल और एसएल पार्टनर थे उनसे 2 बिलियन डॉलर के फंड को रेज किया। और फिर फ्लिपकार्ट ने 330 मिलियन डॉलर में मिंत्रा को एक्वायर कर लिया, जिसकी वजह से साल के अंत तक फ्लिपकार्ट ने 28.4 बिलियन डॉलर तक की रेवेन्यू जनरेट करके दी।
और यही रेवेन्यू अगले साल 2015 तक 95 बिलियन डॉलर तक हो गई थी। तब जाकर फ्लिपकार्ट ने मैप माई इंडिया में कुछ स्टेक्स को बाय किया, जिससे कि वे अपने डिलीवरी सिस्टम को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें। और फिर 2016 में फ्लिपकार्ट ने जेबोंग को 60 मिलियन में एक्वायर कर लिया, जिसकी वजह से फ्लिपकार्ट ने फैशन ई कॉमर्स इंडस्ट्री में 60% से अधिक मार्केट को कैप्चर कर लिया। और उसी साल फ्लिपकार्ट ने 100 मिलियन रजिस्टर्ड कस्टमर गेन कर लिया और फ्लिपकार्ट के को फाउंडर बिनी बंसल CEO बन गए। और जब फेस्टिवल सीजन होते थे तो फ्लिपकार्ट एक दिन में लगभग 14 बिलियन से अधिक प्रोडक्ट सेल कर देता था। और इस साल के अंत तक फ्लिपकार्ट ने 132 बिलियन डॉलर की रेवेन्यू जनरेट कर ली थी। और तब साल 2017 में टेंसेंट, ईबे, माइक्रोसॉफ्ट ने फ्लिपकार्ट के विजन को देखते हुए 1.4 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया। तब तक फ्लिपकार्ट की जो वैल्यूएशन थी वो लगभग हुई थी 11.6 बिलियन डॉलर की। और उसी साल फ्लिपकार्ट ने फोन पे को एक्वायर कर लिया, जिससे कि UPI बेस्ड पेमेंट सेक्टर में भी आसानी से वो अपना बिजनेस कर सके। लेकिन फोन पे को कितने में एक्वायर किया था ये अमाउंट अनडिस्क्लोज है। और तब अगस्त में जापान की एक कंपनी सॉफ्ट बैंक ने फ्लिपकार्ट में 2.5 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट की। और इस साल के अंत तक फ्लिपकार्ट की जो रेवेन्यू हो गई थी वो लगभग हो गई थी 156 बिलियन डॉलर की। इस हिसाब से आप यह पता लगा सकते हैं कि फ्लिपकार्ट कितनी तेजी से बढ़ रहा था। फिर आता है साल 2018। साल 2018 में फ्लिपकार्ट एक लीडिंग ऑनलाइन रिटेलर था इंडिया का, जिसके पास लगभग 31.9% की मार्केट शेयर अकेली थी। खाली फ्लिपकार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें ना कोई जेबोंग है, ना कोई मिंत्रा है, ठीक है ना, खाली फ्लिपकार्ट। जबकि अमेजॉन के पास 31.2% की मार्केट शेयर थी, क्योंकि फ्लिपकार्ट का जो मार्केट शेयर था वो अमेजॉन से ज़्यादा था। और इसी वजह से अमेरिका के जो जॉइंट रिटेलर कंपनी थी वो थी वॉलमार्ट। वॉलमार्ट अपनी ऑनलाइन बिजनेस में पकड़ बनाने के लिए फ्लिपकार्ट को बाई कर लेती है। फ्लिपकार्ट के 77% स्टेक को वह 16 बिलियन डॉलर में ही खरीद लेती है, बल्कि उस समय फ्लिपकार्ट की जो वैल्यूएशन थी वो लगभग थी 20 बिलियन डॉलर की। और तब जाकर जो फ्लिपकार्ट थी वो वॉलमार्ट के पास हो गई। मतलब अब वॉलमार्ट ही फ्लिपकार्ट को ओन करता है। मतलब कि आज जो फ्लिपकार्ट के टॉप मैनेजमेंट है वो वॉलमार्ट को अपने सारी एक्टिविटीज़ की रिपोर्ट जरूर देते हैं। और यहीं से फ्लिपकार्ट एक इंडियन ओरिजिन कंपनी से एक अमेरिकन कंपनी बन गई। साल 2018 के अंत तक जो फ्लिपकार्ट की रेवेन्यू थी वो थी लगभग 217 बिलियन डॉलर की। जब वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को एक्वायर किया तब उन्होंने अपनी एक ऐप स्ट्रीमिंग सर्विस को लॉन्च किया, मतलब कि फ्लिपकार्ट वीडियो को लॉन्च किया। और इसकी मदद से फ्लिपकार्ट की जो रेवेन्यू थी वो और भी तेज़ी से बढ़ गई। मतलब कि जो रेवेन्यू 217 बिलियन डॉलर की थी वो अब हो गई थी 436 बिलियन इंडियन रुपीज़ की। और फिर जाके 2020 में फ्लिपकार्ट ने किराना और लोकल MSME के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया। और यहाँ पर कंपनीज को रेवेन्यू में बहुत ही भारी गिरावट देखना पड़ा, जो कि लगभग थी 346.1 बिलियन इंडियन रुपीज़ की। इससे यह पता चलता है कि एक्चुअल में फ्लिपकार्ट इतनी बड़ी कंपनी बनी कैसे। एक छोटी कंपनी में इतना ढेर सारे इन्वेस्टर क्यों इन्वेस्ट करने लग गए, क्यों वॉलमार्ट ने इनको एक्वायर कर लिया। रीज़न यही था क्योंकि यही एक सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर था अमेज़ॉन का। अमेज़ॉन 2013 तक नहीं आई थी, उससे पहले यही फ्लिपकार्ट मार्केट को लीड करता था। और अब बात करते हैं एक्चुअल में हमारे फ्लिपकार्ट के जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो किस किस के पास। मैं आपको साफ साफ बता देना चाहता हूँ, फ्लिपकार्ट के जो शेयर होल्डिंग के पैटर्न है वॉलमार्ट के पास 72% तक के हैं, टेंसेंट के पास 5.3% तक का है, टाइगर ग्लोबल के पास 4.1% तक का है, बिनी बंसल के पास 2.4% तक का है, CPPIB के पास 2.2% तक का है, सॉफ्ट बैंक के पास 1.4% तक का है, कतार इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के पास 1.3% तक का है, माइक्रोसॉफ्ट के पास 1.2% तक का है, SL के पास 1.1% तक का है, और जो बाकी के 9% है वो अदर्स में है। तो ये रहे इनके शेयर होल्डिंग के पैटर्न, जो कि सबसे ज़्यादा है वॉलमार्ट के। मतलब कि इस पूरी कंपनी को कौन होल्ड करता है, वॉलमार्ट। सो थैंक यू एवरीवन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू, धन्यवाद।